हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 1, जिसमें सबसे पहले हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो एजम्पशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि गैसेस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये आप बहुत ही छोटे लेवल क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस को कंपेयर किन किन चीज़ों पे किया जाता है, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे एजम्पशंस की। नाम क्या है उनका, जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कौन कौन से एजम्पशंस हैं, कौन कौन से उनके पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे और उसी के साथ साथ आपके सिलेबस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है आपका, वो है एजम्पशंस ऑफ आइडियल गैसेज, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। शॉर्टकट में मैं यहाँ पे KTG लिख दे रहा हूँ। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को शॉर्टकट में KTG के फॉर्म में। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट है कि जनरली हम आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे आइडियल गैस या परफेक्ट गैस के बारे में एजम्पशन करते हैं। तो जो गैस है हमारा वो आइडियल है। आइडियल गैस जनरली क्या होते हैं, जिनका वॉल्यूम नहीं बदलता। ठीक है, और जिस साथ ही साथ ये नॉन कंप्रेसिबल भी माने जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आइडियल गैसेस की हम बात करें तो इनमें सारी चीजें जो है वो आइडियल हैं और ऐसा कोई भी गैस पॉसिबल नहीं है जिसमें सभी के सभी चीजें आइडियल हो। ठीक है, तो रियल गैसेस और आइडियल गैसेस आपस में बहुत ही डिफरेंट हैं। ठीक है, लेकिन जब भी कभी हम KTG पढ़ते हैं तो हम यहाँ आइडियल गैस का एजम्पशन करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को बताती हैं, किसके, गैसेज के। ठीक है, क्या बताती हैं, रिलेट्स द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। ये क्या करती हैं, रिलेट्स द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज में कौन कौन से इनकी प्रॉपर्टीज आते हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सभी के सभी इसमें आते हैं। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये सभी के सभी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक, किसके साथ रिलेट करता है, टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जैसे कि स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इससे ये क्या करता है, कोरिलेट करता है। मतलब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है वो गैसेज की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि गैस मॉलिक्यूल के साथ कोरिलेट करता है। और गैस मॉलिक्यूल के माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे मैंने गैसेज बोला है, तो गैसेज मतलब पूरा होल गैस। ठीक है, पूरा होल गैस या पूरा होल आइडियल गैस। तो वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर पूरे होल और गैस पे लग रहा है। ठीक है, टेम्परेचर भी पूरे गैस पे ही दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं तो हमने बोला गैस मॉलिक्यूल से कोरिलेट कर रहे हैं, तो गैस मॉलिक्यूल का कुछ अलग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगा ना। तो गैस मॉलिक्यूल के कौन कौन से अलग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हैं, वो है आपके स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या करता है, रिलेट्स द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैसेज में और गैस मॉलिक्यूल में डिफरेंस है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब गैस मॉलिक्यूल्स जैसे कि स्पीड, मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी, ये सभी के सभी क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी गैस मॉलिक्यूल के कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। सबसे मेन पॉइंट था वो है यही कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का काम क्या है। तो काम जो था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, और अब इनके कुछ एजम्पशंस भी हैं, जैसे कि सबसे पहले एजम्पशंस की तरफ अगर बढ़ें, एजम्पशंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एजम्पशंस का मतलब यहाँ पे इनके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी गैस होते हैं सब बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, नोन एज
molecules, the molecules of given gas are all identical but are different than those of another gas। यानी कि कहा जा रहा है कि जितने भी गैसेज होती हैं सभी के सभी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, यानी कि कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। एवरी गैस consists of very small particles, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। क्लियर? तो मॉलिक्यूल्स कहना है यहाँ पे सबसे सही वर्ड है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि सेम गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मान लो, ऑक्सीजन मान लो, नाइट्रोजन मान लो, तो इन सबके अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनर ए में है, हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनर बी में है, तो दोनों के मॉलिक्यूल सेम होंगे, ठीक है। तो सेम गैस के मॉलिक्यूल सेम है, डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं जंक्शंस की। वो है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल, स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर कैसे हैं? रिजिड हैं, आइडेंटिकल हैं, स्फेरिकल हैं, आइडेंटिकल, स्फेरिकल, रिजिड, ठीक है। कैसे हैं? आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे हैं। स्फेरिकल मतलब स्फेयर यानी कि गोलाकार है, रिजिड और साथ ही साथ परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मास, परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मास की तरह बिहेव करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मास की तरह ये क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। नंबर 3 नेक्स्ट पॉइंट इनका है, वो है आपका कि इनकी साइज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है। कैसी होती है? देयर साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। क्या होती हैं? देयर साइज इज नेग्लिजिबल, ठीक है। इनकी साइज जो होती है वो कैसी होती हैं? नेग्लिजिबल होती है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी समझ लीजिए कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ये क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहलाता है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक सिंगल मॉलिक्यूल का या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम जो होता है वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है ये क्या है? नेग्लिजिबल है, इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस, इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो क्या है? यहाँ पे नेग्लिजिबल है, यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। कहने का मतलब ये है कि जिस कंटेनर में हम गैस रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में ऑल पॉसिबल वेलोसिटी के साथ ये क्या करते हैं? रैंडमली मोशन में होते हैं, इर्रेगुलर तरीके से मोशन करते रहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम एजम्पशंस के अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ें तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली, कीप ऑन मूविंग रैंडमली, ठीक है। कैसे मूव करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, इन ऑल पॉसिबल
डायरेक्शंस, मतलब कंटेनर के अंदर जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस होंगे उसमें ये मूव करते हैं with all possible velocity। आपको भी पता है कि वेलोसिटी मेनली 3 टाइप्स के हैं, वो कौन कौन से हैं? मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और आरएमएस वेलोसिटी, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये इसका पॉइंट है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लाई बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। अगला जो एजम्पशन है वो क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल की स्पीड है वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में क्या करती है? लाई करती है। 0 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका? वो है स्पीड। ठीक है, ये लाई करती है बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी और 0 के बीच में क्या करती है? लाई करती है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स जनरली आपस में कोलाइड करते रहते हैं, और आपस में कोलाइड करने के अलावा ये कंटेनिंग वेसल की वॉल से भी कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो कोलिजन्स हैं ये परफेक्टली इलास्टिक हैं, यानी कि पूर्णतया प्रत्यास्थ इन्हें बोला जाता है। तो इनका जो टक्कर है, ठीक है, यानी कि जो कोलिजन है ये कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है। ध्यान से सुनिएगा कि ये खुद से या फिर कंटेनर की वॉल से टकराते रहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस collide themselves as well as to the wall of container, to the wall of containing vessels, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि ये तो खुद से भी कोलाइड करते हैं और साथ ही साथ कंटेनिंग वेसल के वॉल से भी ये क्या करते हैं? जनरली कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, और ऐसे करने पर जो इनका कोलिजन है वो कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, इनका कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन माना जाता है। ठीक है, चलिए, जनरली जो टाइम लगता है कोलिजन के बीच, वो भी किसके? 2 मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के बीच, ये कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है। यानी कि टाइम बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स कोलिजन या कोलिजन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच जो टाइम लगता है वो हमेशा कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, इन कंपैरिजन टू 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब सक्सेसिव कोलिजन का मतलब समझिए, सपोज दैट यहाँ पे गैस कंटेनर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं। ये सभी के सभी गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। तो अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स नंबर 1 नंबर 2 ये आपस में टकरा रहे हैं, तो इनके बीच जो टाइम होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन का मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ लगातार जो टक्कर होगा उसी को सक्सेसिव कोलिजन कहते हैं। तो सक्सेसिव कोलिजन के कंपैरिजन में इनका जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, साथ ही साथ नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट। ये कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर देखा जाए तो कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत रहता है। ठीक है, इसी के साथ साथ मॉलिक्यूल्स के बीच किसी भी प्रकार का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता।
नो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच किसी प्रकार का ना तो अट्रैक्टिव और ना ही रिपल्सिव फोर्स लगता है। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, यहीं पे गैस की डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट। ठीक है, गैस की जो डेंसिटी होती है ये हमेशा कैसी मान जाती है, कांस्टेंट मान जाती है। तो ये जितने पॉइंट्स आपने अभी पढ़े ये सभी के सभी केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या हैं, एजम्पशंस थे, यानी कि इनके एक तरीके से पोस्टुलेट्स बोल सकते हैं या इनके मेन पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है यहाँ पर वो है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, बट उससे भी पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कौन कौन से वेरियस स्पीड्स हैं, वो भी किसके, गैस मॉलिक्यूल्स के। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वेरियस स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। वेरियस स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हेडिंग है आपका स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिनमें से सबसे पहला है वो है आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड, देन आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और फिर है आपका एवरेज स्पीड। मैं पहले नाम लिख देता हूँ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसे हम क्या कहते हैं, RMS स्पीड के नाम से जानते हैं या RMS वेलोसिटी कहते हैं। दूसरा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और तीसरा है जिसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और तीसरा क्या है यहाँ पे, वो है आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, ये आपका एवरेज हो गया और ये आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के नाम से होता है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड, ये तीन तरीके के यहाँ पे क्या हैं, वेलोसिटीज हैं या स्पीड कह सकते हैं आप इनको, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और ये मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस के बारे में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर का सबसे पहले आप मीन निकालेंगे और मीन का फिर आप रूट निकालेंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के नाम से जानते हैं, या शॉर्टकट में हम इसे VRMS भी कहते हैं। तो VRMS, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, आगे बढ़ता चला जाएगा कहाँ तक, n तक चला गया, डिवाइडेड बाई n। ठीक है, कितना हमने कर दिया, डिवाइडेड बाई n। ये हो गया आपका VRMS स्पीड। और VRMS स्पीड है, इसको जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, V के स्क्वायर का आपने मीन निकाला, उसका फिर आपने क्या निकाला, अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर का आपने पहले मीन निकाला और मीन निकालने के बाद उसका रूट निकाला, तो उसी को क्या बोलते हो, RMS स्पीड का नाम देते हैं। ठीक है, कुछ और भी इनके फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, जैसे कि VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3p अपॉन रो। मैं यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देता हूँ, VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3p अपॉन रो। सबसे मेन फॉर्मूला है
और ये जो फॉर्मूला है आपका कहाँ से आया है, प्रेशर के एक्सप्रेशन से आया है, जिसका एक्सप्रेशन क्या था, P इक्वल टू 1/3 रो इंटू VRMS²। यहाँ पे प्रेशर का एक एक्सप्रेशन होता है जैसे हम क्या कहते हैं, P इक्वल टू 1/3 रो इंटू VRMS²। ठीक है, यहाँ से आपका VRMS की वैल्यू है 3P/रो और स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आपको एक्सप्रेशन मिलता है VRMS का, यानी कि जिसे क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। इसी के साथ साथ अगला है वो है अंडर रूट 3PV/m। ठीक है, अंडर रूट 3PV/m। इसी के साथ साथ अंडर रूट में 3RT/m, अंडर रूट में 3RT/m, क्योंकि आपने पढ़ा PV इक्वल टू NRT या PV इक्वल टू म्यू RT। N क्या है या म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो PV और RT बराबर होंगे, इसलिए PV की जगह हमने क्या रख दिया, RT रख दिया। तो अंडर रूट 3RT/m, अंडर रूट 3RT/m के साथ अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, 3kT/m। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने इस फॉर्मूले में किस तरीके का मॉडिफिकेशन किया, ध्यान से देखिएगा। कि था 3RT/m था, m को हम तोड़ के लिख सकते हैं किस फॉर्म में, वो है आपका n इंटू m। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, स्मॉल m का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहाँ पे कैपिटल M का मतलब है मास ऑफ गैस, ठीक है, या मोलर मास बोल सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल m का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और n का मतलब है अवोगाद्रो नंबर से। लेकिन इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, ऊपर कैपिटल R है जिसे गैस कांस्टेंट बोलते हैं और नीचे n है, तो R और n का रेशियो स्मॉल k होता है जिसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे किया गया है, जब हम m को m इंटू कैपिटल N लिखेंगे तो R और n का रेशियो k में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए अगला फॉर्मूला वो मिलता है अंडर रूट 3kT/m। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक, और k क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का नाम है। k की जो वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। कितना होता है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, और इसे हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्लियर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कुछ रिलेशंस मिलते हैं, और रिलेशन क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। VRMS जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट T है, सबसे पहला रिलेशन। VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। यहीं पे VRMS और मॉलिक्यूलर मास में अगर देखें रिलेशन, तो VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट में m, VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में m। अंडर रूट में m की वैल्यू के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, ठीक, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जिसमें जनरली VRMS की वैल्यू साउंड इन गैस से कंपेयर कर रहे हैं, तो साउंड इन गैस, ठीक है, यानी कि गैस में जो साउंड है उसकी स्पीड कितनी होती है, और यहीं पे VRMS की जो स्पीड है वो थोड़ी सी अलग है। तो चलिए देखते हैं कितना यहाँ पे वैल्यू होता है। ठीक है, अभी तक आपने ये सब जितने भी वैल्यू पढ़े, ये गैस के लिए VRMS स्पीड पढ़ा। VRMS स्पीड को अगर देखा जाए तो अंडर रूट 3RT/m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो चलिए इस मेन फॉर्मूले को हम यहाँ पे रखते हैं और इसको हम कंपेयर करेंगे। ये है आपका VRMS, इसको हम साउंड इन गैस के स्पीड से कंपेयर करेंगे। तो साउंड इन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट गामा RT/m। V साउंड इक्वल टू होता है अंडर रूट में गामा RT/m, और इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो VRMS
इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 अपॉन गामा वी एस के बराबर होगा। अंडर रूट में 3 बाई गामा वी इंटू एस, ठीक है। यानी कि जो वी आर एम एस स्पीड है, ठीक है, वो अंडर रूट 3 बाई गामा टाइम्स होता है किसके, वी एस, यानी कि साउंड इन गैस स्पीड के, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपका मेन जो टॉपिक है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, तो ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ जितने भी फार्मूले वी आर एम एस के बताएं ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगला है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नंबर 2, प्रोबेबल स्पीड। यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से, वी एम पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2p अपॉन रो। जहाँ पे आपने 3p बाई रो करके पढ़ा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p बाई रो, और बाकी चीज़ें इसी हिसाब से बदल जाएंगी। अंडर रूट में 2RT अपॉन m, ठीक है, और साथ ही साथ अंडर रूट में 2KT अपॉन स्मॉल m। ये होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। और इसी के साथ साथ थर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो जितने भी स्पीड्स हैं मॉलिक्यूल्स के, सभी मॉलिक्यूल्स के स्पीड का अरिथमेटिक मीन अगर आप निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एवरेज स्पीड का नाम देते हैं, ठीक है। किसका नाम देते हैं, एवरेज स्पीड का। तो वी एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हो गया वी एवरेज का एक जनरल फार्मूला, जिसमें अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी दी है तो वहाँ से आप उनको कंसीडर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर एवरेज स्पीड का अलग फार्मूला देखा जाए तो उसे हम लिखते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट में 8p अपॉन पाई इंटू रो, 8p अपॉन पाई इंटू रो, ठीक है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 8RT अपॉन पाई इंटू m, ठीक है। जैसा फॉर्मूले में आप करते चले आए हैं सेम ऐसे। और अगली बार इसको k के फॉर्म में लिखेंगे तो 8KT अपॉन पाई इंटू स्मॉल m, ठीक। तो ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड का फार्मूला। ये किसका हो गया, एवरेज स्पीड का फार्मूला यहाँ पे होता है, ठीक है। और अगर हम एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और इन सभी में रिलेशन निकालना चाहें तो इन तीनों को आपस में हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, वहां से इनकी रिलेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल्स लॉ या मॉलिक्यूलर वेलोसिटी या स्पीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। क्लियर। तो अब हम मैक्सवेल्स लॉ की तरफ चलते हैं। और मैक्सवेल्स लॉ जो है ये एक प्रकार से वीआरएमएस से रिलेटेड एक ऐसा इक्वेशन है जिसके द्वारा हम डिफरेंट टेम्परेचर पर तीनों वेलोसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो, या फिर वीआरएमएस वेलोसिटी हो, इन तीनों को भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो है आपका मैक्सवेल्स लॉ, या फिर इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मैक्सवेल्स लॉ, ठीक है। तो जनरली जो वीआरएमएस है वो
ऐसा नहीं है कि मॉलिकुलर अगर देखा जाए सभी मॉलिक्यूल का VRMS जो है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, यानी कि जो VRMS है ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया देता है किसका, मॉलिकुलर स्पीड का, वो भी किसी टेम्परेचर पर, क्योंकि VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m। तो यहाँ पे कैपिटल T भी है, तो किसी गिवन टेम्परेचर पर ये हमें मॉलिकुलर स्पीड बताता है। क्या बताता है, मॉलिकुलर स्पीड। और इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी स्पीड VRMS हो, नहीं, कुछ की स्पीड VRMS से ज़्यादा भी होती है और कुछ की स्पीड VRMS से क्या होती है, कम भी होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सवेल ने क्या किया, मॉलिकुलर स्पीड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक इक्वेशन बनाया। ठीक है, क्या किया, एक इक्वेशन बनाया, और इस इक्वेशन को इन्होंने ग्राफ पर भी दिखाया है। ठीक है, यानी कि ग्राफ पर कैसे लागू होगा वो भी दिखाया गया है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मैक्सवेल्स का जो ये इक्वेशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है, वो भी डिफरेंट स्पीड का, यानी कि डिफरेंट स्पीड पर मॉलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। ठीक है, तो चलिए पहले इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन में n का मतलब यहाँ पे नंबर से है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्पीड बिटवीन v एंड v प्लस डेल्टा v, यानी कि जो dn मैंने लिखा है यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, 4 पाई कैपिटल N ब्रैकेट में स्मॉल m अपॉन 2 पाई kt, 2 पाई kt की पावर 3/2। इसी के साथ साथ इक्वेशन में है v स्क्वायर e mv स्क्वायर अपॉन 2 kt d इंटू v, mv स्क्वायर अपॉन 2 kt d इंटू v, यानी कि dv। तो ये हो गया आपका इक्वेशन पूरा का पूरा। इसे हम कहते हैं मैक्सवेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन का नाम देते हैं, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन का हम इसे नाम देते हैं। और यहाँ पर जो टर्म dn है इसका मतलब क्या है, dn का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्पीड बिटवीन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्पीड बिटवीन v एंड v प्लस डेल्टा v। ठीक है, यानी कि स्पीड v और v प्लस डेल्टा v के बीच का यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो आपको dn के द्वारा पता चलेगा। अब अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ पार्टिकुलर स्पीड और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ निकालें, दो एक्सेस ले लिया, इधर v ले लिया और इधर ले लिया हमने dn अपॉन dv। ठीक है, तो dn अपॉन dv का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर स्पीड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर स्पीड। ठीक है, तो ये बता रहा है कौन, dn अपॉन dv। ठीक है, और नीचे जो है, नीचे की जो एक्सिस है इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी के टर्म से जानते हैं, और ये आपका किस में होगा, मीटर पर सेकंड में। ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो जो इनके बीच ग्राफ जाएगा वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पीक पॉइंट है उस पीक पॉइंट को ऐसे लिखेंगे, इसके जस्ट बाद थोड़ा सा बिलो ये पॉइंट है, और इसके जस्ट बाद थोड़ा और बिलो यहाँ पे हमने एक पॉइंट और ले लिया है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट कुछ कोई ना कोई वैल्यू आपको बताएंगे। सबसे पीक पॉइंट जो वैल्यू है वो किसकी है, VRMS की है, सॉरी VMP की है। और इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर आपका V एवरेज और सबसे लास्ट में वो है आपका VRMS। ठीक है,
तो पहले वी एम पी, फिर वी एवरेज और फिर वी आर एम एस। और ये जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है, बताते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं वी एम पी के लिए यहाँ पे पीक वैल्यू, वी ए बी के लिए ये इसकी पीक वैल्यू, और वी आर एम एस के लिए ये इसकी क्या है, पीक वैल्यू यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है, वेलोसिटी के बेसिस पर। और ये जो है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ग्राफ खींचा गया है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये जो ग्राफ है ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे खींचा गया है। तो मैक्सवेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ये ग्राफ है ये इसी इक्वेशन के हिसाब से बनाया गया है। dn और dv को अगर नीचे लें तो dn और dv हो गया, और यहाँ पे v है तो v और dn और dv में बाकी चीजें कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो ऐसे समय में v और इनके v जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा है, यहाँ पे एक तरीके से पैराबोलिक पाथ में है, ठीक है, कर्व लाइक है। और इस कर्व लाइक ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि तीनों प्रकार के स्पीड को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं लिख देता हूँ, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि इस ग्राफ में यानी कि dn अपॉन dv और v के बीच जो ग्राफ बना है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर स्पीड में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसके हैं, वीएमपी के, क्योंकि इसकी पीक सबसे ऊंची है, ठीक है। तो वीएमपी की सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया यहाँ पे ग्राफ में dn अपॉन dv इज मैक्सिमम फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। साथ ही साथ इस ग्राफ से ये भी पता चल रहा है कि कौन सी स्पीड ज्यादा है, सबसे ज्यादा VRMS, उससे कम एवरेज, और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल। सबसे ज्यादा कौन सा है, VRMS है, उससे कम एवरेज है, और सबसे कम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे क्या है, स्पीड है। सबसे कम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ठीक। और इसको याद करने का तरीका क्या है, राम, ठीक है, याद कर लीजिए राम के हिसाब से। यहाँ पे R का मतलब RAM, ये ट्रिक है याद करने का। R का मतलब हो गया RMS वैल्यू, A का मतलब एवरेज, M का मतलब मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। साथ ही साथ आपको वैल्यूज भी पता होंगे इनके। तो वैल्यूज क्या है, अंडर रूट में अगर हम देखें तो इनका है अंडर रूट में 3RT/m, वो किसका है, VRMS का। V एवरेज का देखेंगे 8RT/m, अंडर रूट में 8RT/m। और यहीं पे अगर VMP का देखें तो अंडर रूट में 2RT/m, अंडर रूट में 2RT/m। ये आपकी वैल्यू है। और इसी के बेसिस पर हमने आपको क्या बताया कि सारी वैल्यू जो ग्राफ से ही पता चल जा रही हैं कि dn अपॉन dv मैक्सिमम किसके लिए होगा, mp के लिए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड के लिए। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्पीड का कंपेयर करें तो VRMS सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, ठीक है, VRMS सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आपने इक्वेशन पढ़ लिया मैक्सवेल का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किस पे, ऑन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं ग्राफ में, इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें dn अपॉन dv ही होगा, जैसा कि ग्राफ आप वहाँ देख रहे हैं। एक ग्राफ ऐसे भी बना देते हैं, dn अपॉन dv, इसको मैंने वहाँ लिखा है तो बार बार यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ओरिजिन से हमने ग्राफ को स्टार्ट किया था, ओरिजिन से ही हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। एक ग्राफ हमने ऐसे बनाया,
और एक ग्राफ हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, इस तरीके के हमने दो ग्राफ यहाँ पे बनाए हैं। एक T1 है और दूसरा क्या है, T2 है। मान लेते हैं ये T1 पे बना है और ये किस पे बना है, T2 पे बना है। टेम्परेचर ज़्यादा हम रखेंगे किसका, सेकंड वाले का मान लेते हैं हमने रखा है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जो ग्राफ देख रहे हैं इसमें ज़्यादा टेम्परेचर होने पर जो पीक है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। ठीक है, यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि जब जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो dN/dV का वेलोसिटी के साथ जो कर्व है वो राइट शिफ्ट क्या होता है, यानी कि राइट तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है और बिकम्स बॉर्डर, यानी कि अगर देखा जाए तो ब्रॉडर हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा जो ग्राफ है वो ब्रॉडर हो जाता है। क्योंकि इससे पहले वाला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे है, लेकिन दूसरा वाला ग्राफ कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्राफ जो है ब्रॉडर हो जाता है। ये इसकी अगर यहाँ पे देखें और ये देखें तो ये कम है, पहले में T1 में ये कम है। ठीक है, ये कम है और ये आपका ज़्यादा है, तो ब्रॉडर हो गया है। ठीक है, और ग्राफ जो है वो राइट तरफ शिफ्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये था और ये यहाँ पे। ठीक है, तो राइट तरफ क्या हो जाता है, ग्राफ शिफ्ट हो जाता है टेम्परेचर राइज करने पर। ठीक है, टेम्परेचर राइज करने पर ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है और साथ ही साथ ब्रॉडर भी हो जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन है, क्योंकि जब भी कभी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, और इसीलिए जो ग्राफ है वो थोड़ा राइट साइड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नए पॉइंट के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।